अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिक्स एंड मैच। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पाकिस्तान का जो ई वीज़ा है वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले मैं फ़ोन को साइलेंट पे कर लूँ ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे। दैट्स ऑल। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो ई वीज़ा है वो हम यूरोपियन मुल्क में या किसी भी कंट्री में रह के किस तरह से हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी दो सिचुएशंस हैं, एक फ्री वाला वीज़ा भी है जो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा यानी कि मल्टीपल विजिट के लिए करना है तो उसके लिए आपको जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो है वो पर्सनली अप्लाई करना था ई वीज़ा के लिए अपनी फैमिली के लिए, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आप लोगों से भी जो है वो अपना नॉलेज थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, या अगर आपके पास कोई सा भी ब्राउज़र है, यू आर यूजिंग सफारी, गूगल और समथिंग एल्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो आपने वो ओपन कर लेना है और आपने ऊपर सर्च बार के ऊपर लिख देना है कि पाकिस्तान ई वीज़ा अप्लाई ऑनलाइन फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आपको नज़र आ रही है ना, visa.gov.pk, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली सही वाली वेबसाइट के ऊपर हैं। ये जो लिंक है ऊपर, ये मैं आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो है वो अपना अकाउंट बनाना ज़रूरी है। आपने न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और न्यू अकाउंट के ऊपर सेम वैसा ही प्रोसीजर है जैसा कि नॉर्मल कोई एक अकाउंट जो है वो आप क्रिएट करते हैं, कि आपका जो है वो फर्स्ट नेम, सरनेम में आपका लास्ट नेम और ईमेल, और आपने ईमेल अपना रीटाइप करना, आपका पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड, और आपने दोबारा पासवर्ड लिख के, और यहाँ पे आपने जो ये आपका कैप्चा कोड जो जनरेट हुआ है इसको यहाँ पे आपने क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना, तो आपका अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो मेरा जैसे कि अकाउंट बना हुआ है तो आई विल गो टू द लॉगिन सेशन। तो मैं जैसे ही लॉगिन सेशन पे जाऊंगा तो आपका भी इस तरह से जो है वो प्रॉम्प्ट खुल जाएगा जिसमें ईमेल एंड पासवर्ड की ऑप्शंस जो है वो दी होगी, और साथ में ये आपका जो कैप्चा कोड है इसको भी आपने अप्लाई कर देना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ मज़ीद। ईमेल के ऊपर मैं लिखूँगा अपना वो ईमेल एड्रेस जिस ईमेल एड्रेस पे मैंने जो है वो अपना बनाया हुआ है अकाउंट, और यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे अपना पासवर्ड, और यहाँ पे हम कैप्चा जो कोड है वो उसको लिख के हम उसको लॉगिन प्रेस कर देंगे। तो आप बिल्कुल एंड तक इस वीडियो को देखें स्टेप बाय स्टेप, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। तो यहाँ पे आपने नीचे आके, अगर आपने पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा पढ़ लें, तो यहाँ पे आके मोस्टली फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो नेक्स्ट जो है वो सेशन की तरफ आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले भी एक वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो ग्रांटेड में जो है वो आपकी जो आ जाती है फाइल जो है वो ग्रांटेड के अंदर आ जाती है। तो हमने जो है वो न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो जैसे आप ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग, डाउनलोड्स एंड कॉन्टैक्ट। तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपको पहली ऑप्शन जो मिल रही है, प्लीज सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट यू वांट टू अप्लाई फॉर। तो आप लोगों ने एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई करना है या पाकिस्तान ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तानी ई वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई करना है। तो मैं नीचे जाता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि एट दिस टाइम वी आर ओनली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द नेशनल्स ऑफ द कंट्रीज इन दिस लिस्ट, यानी कि जो आपको इन कंट्रीज की जो लिस्ट नज़र आ रही है सिर्फ इन कंट्रीज के लिए जो है वो आपको ई वीज़ा जो है मिल सकता है, ग्रांट हो सकता है, उसके अलावा नहीं। और लिखा भी हुआ है ना कि इफ़ you proceed to apply for a visa and your country is not in the list below, your application will be declined। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो बी केयरफुल कि आप लोगों ने पहले अप्लाई करने से पहले देख लेना है कि आप लोगों का जो कंट्री है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो एज आई एम लिविंग इन जर्मनी, तो मैं जर्मनी से अप्लाई कर रहा हूँ वीज़ा। तो जर्मनी में देखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ तो GERMAN, तो यहाँ पे जर्मनी आ गया है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उन्होंने आपसे फिर नीचे पूछा है कि आपने क्या पहले कभी पीओवीज के लिए अप्लाई किया हुआ है आपने, या आपका कोई प्रीवियस एप्लीकेशन डाटा हमारे पास आया हुआ है। तो आपने इसके ऊपर नो क्लिक कर देना है, क्योंकि आप पहली दफ़ा अगर ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो नो के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो मैं स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो इस तरह का जो है वो पेज आपके सामने जो है वो शो अप हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएँगी, तो उसमें आपने सबसे पहले एप्लीकेशन इन्फो, फिर पर्सनल इन्फो, फिर फैमिली इन्फो,
फिर फाइनेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, विजिट इन्फो, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू एंड पेमेंट। तो इन सारे प्रोसेस से गुजर के आपने जो है वो अपने ई वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं, हम अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करते हैं। जहाँ पे जिस स्टेप की जो है वो मुझे ज़रूरत होगी कि मैं उसको डिटेल में समझाऊँ, तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूँगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो से पहले कि कुछ जो वीज़ा हैं उनकी कैटेगरीज़ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीज़ा कैटेगरी के अंदर आना है, और अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना है तो आपने वो वीज़ा प्रायर टू अराइवल, मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली सारी ऑप्शंस मेरी चेंज हो जाएंगी। आप देखें यहाँ पे मैं इसको भी नहीं चेंज कर सकता, मैं इसको भी नहीं चेंज कर सकता, और एवरीथिंग जो है वो उन्होंने पीछे से सिस्टम के अंदर ऐसे किया हुआ है कि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ 3 मंथ्स का ही वीज़ा मिलेगा। लेकिन मैं 3 मंथ्स के वीज़े के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर रहा, मैं जो है वो फैमिली विजिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने फैमिली विजिट करना है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी एप्लीकेशन टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वीज़ा सब कैटेगरी के अंदर आपने देखना है फैमिली विजिट या ट्रैवल, असाइलम, टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होल्डर। तो मैं फैमिली विजिट के जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने फैमिली विजिट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे भी आपने फैमिली विजिट ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद है आपकी एप्लीकेशन टाइप, आपकी एंट्री है या आपने एक्सटेंशन करवानी है। तो ये एंट्री है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री जो है वो उसको सिलेक्ट करूँगा। और वीज़ा टाइप, आपने सिंगल एंट्री लेनी है या आपने मल्टीपल एंट्री लेनी है अप टू 1 ईयर, या आपने मल्टीपल एंट्री लेनी है मोर देन 1 ईयर। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल एंट्री मोर देन 1 ईयर जो है वो सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जो है वो साल में 2 दफ़ा जाना पड़ जाए पाकिस्तान, या ज़्यादा स्टे करना पड़ जाए पाकिस्तान 3 महीने से ज़्यादा, तो उसके लिए मुझे बार-बार वीज़ा लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे विज़िट का जो है वो पर्पज़ उन्होंने आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आप सिंपल जो है वो लिखते हैं फैमिली विज़िट। तो जैसा कि आपने ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है वो आपने डिफ़ाइन किया कि आपने फैमिली विज़िट ही करना है, तो यहाँ पे भी आपने फैमिली विज़िट जो है वो कर देना है। अलाउ वीज़ा ड्यूरेशन, तो वीज़े की जो ड्यूरेशन है वो आप रख दें, मैं तकरीबन अभी कहूँगा 3 मंथ्स की जो है वो ड्यूरेशन मैं 3 मंथ्स की ही रखूँगा फ़िलहाल, या फिर 5 इयर्स की मैं कर सकता हूँ। 5 इयर्स की जो है वो मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ कि मुझे 5 साल के लिए जो है वो वीज़ा ग्रांट किया जाए, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री के, अब किस कंट्री से जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे GER सिर्फ किसी भी कंट्री के पहले 3 वर्ड्स लिखूंगा तो वो कंट्री आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जर्मनी लिखूंगा। तो यहाँ पे मिशन, मिशन का मतलब होता है यहाँ पे कि आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि जो मिशन होता है, तो आपका जो मिशन है आपको यानी कि करीब तरीन जो है वो बर्लिन की वो लगती है। मेरे जहन से दिमाग में से नाम निकल गया, जर्मन बोल बोल के ना, बोटशाफ्ट, इसको बोटशाफ्ट बोलते हैं। तो बोटशाफ्ट जो है मतलब आपकी एम्बेसी, सॉरी। हाँ, तो बेसिकली जर्मन याद कर करके ना मेरी इंग्लिश और उर्दू दोनों बहुत ज़्यादा बेकार हो गई हैं, तो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। तो मिशन का मतलब है कि एम्बेसी, आपने फ्रैंकफर्ट की एम्बेसी आपको करीब लगती है या berlin। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रैंकफर्ट, क्योंकि फ्रैंकफर्ट मेरे से सिर्फ तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। तो मैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट इजीली जो है वो अप्रोच कर सकता हूँ कि इफ़ इन केस देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट लिख देता हूँ। तो एंट्री पोर्ट यानी कि कहाँ पे आपने एंटर होना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाहौर एयरपोर्ट में, एज आई बिलोंग टू लाहौर, तो मैं यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट लिखूंगा। और डिपार्चर को भी मैं लाहौर लिखूंगा, क्योंकि मैंने जब वापस आना है पाकिस्तान से, तो मैं लाहौर एयरपोर्ट से ही जो है वो चलूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड योर प्लान्ड डेट्स ऑफ ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड दिस डजंट मीन योर वीज़ा विल ओनली बी वैलिड फॉर दीज डेट्स। तो अगर आपने अभी टिकट्स नहीं ली हैं या अगर आपका प्लान बन रहा है, तो आपने उससे पहले पहले वीज़ा जो है अप्लाई करना है। लेकिन मैं जो है वो टिकट्स अपनी बुक जो है वो कर चुका हूँ, और जिसकी वजह से डेट्स मुझे एग्जैक्टली पता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं एग्जैक्टली डेट्स भी आपको जो है वो यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ। लेकिन उसमें ये होगा कि आपने अगर डेट्स सिलेक्ट नहीं भी की हैं, तो उसमें आप कोई भी एक, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मैंने दिसंबर में जाना है, तो दिसंबर की कोई सी भी डेट्स डाल दें, तो इट डज़न्ट मैटर कि आपने जो है वो एग्जैक्ट उन्हीं डेट्स के ऊपर वीज़ा लेना है जिस डेट के ऊपर आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल 3rd ऑफ अक्टूबर को मैंने जाना है, और मैं फॉर एग्जांपल वापस आऊँगा नवंबर को
फॉर एग्जांपल 15th ऑफ नवंबर को मैं वापस आ रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेटेड डेट्स जो है वो डाल दी है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट नंबर, लेकिन यहाँ पे बी केयरफुल, एंटर द डिटेल्स ऑफ पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट दैट यू विल यूज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। ठीक है, जो अपने पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो यूज़ करना है, उसके लिए आप उसको जो है वो लिख दें। तो मैं यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को लिखूँगा। तो मेरे पास जो है वो अभी पासपोर्ट जो है नहीं है मेरी बेटी का, तो मैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो है वो अभी डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो सिर्फ उसको लिखूँगा। तो यहाँ पे L61, तो इसको मैं जो है वो इस तरह से लिख लूँगा। तो ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे जो पासपोर्ट टाइप है आपने ऑर्डिनरी जो है वो उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है। और इशूइंग अथॉरिटी जो है वो आपकी आईडी कार्ड पे मैं देख रहा हूँ, इशूइंग अथॉरिटी। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा Bürgermeister der Stadt Fritzlar, तो यहाँ पे Bürgermeister der Stadt Fritzlar FRID सेट। तो ठीक है, तो पासपोर्ट का कंट्री जो है इनवैलिड कैरेक्टर्स इन इशूइंग अथॉरिटी Bürgermeister, मेरे ख्याल से ये जो ऊ उमलाउट मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं चलता, तो यहाँ पे ऊ ई लिख देते हैं। आई थिंक इट वर्क्स, यस एग्जैक्टली, क्योंकि यू के ऊपर जो है वो दो डॉट्स का मतलब होता है यू और ई जर्मनी के अंदर, तो जिसकी वजह से शायद उसने इनवैलिड दिया था। तो पासपोर्ट कंट्री जो है वो मेरी जर्मनी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो जर्मनी ही सिलेक्ट करूँगा। और इशू डेट मैं यहाँ पे लिखूँगा, हाँ ओके, वैसे टाइप नहीं कर रहा, ठीक है। सो इशूइंग डेट मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मेरी इशूइंग डेट है, और एक्सपायरी है मेरी 2030. I'm going to select here June, and the date which I'm going to select it's 12. Okay, so मैंने गाइस इसके अंदर इशू डेट और एक्सपायरी डेट ये दोनों मैंने जो है उसके अंदर एंटर कर दी हैं। और डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट्स और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो मैं कहूँगा नो, क्योंकि मेरे पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट जो है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शंस पे यहाँ तक आके मैं इसको सेव कर दूंगा, यानी कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको शुरू में बताया था ये एप्लीकेशन इन्फो मेरा एक जो पार्ट है एप्लीकेशन का वो कंप्लीट हो गया। तो वो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो नीचे जितनी भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो सारी ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको माइनस करता हूँ, यानी कि उसको जो है मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो है वो सर नेम मतलब लास्ट नेम, तो मैं लास्ट नेम जो है उसमें लिख दूंगा, और गिवन नेम के अंदर जो है वो मैं अपनी बेटी का नाम लिख दूंगा। अदर नेम्स कोई भी नहीं है। कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्मनी, क्योंकि वो जर्मनी के अंदर बॉर्न हुई है, तो जर्मनी मैं लिख दूंगा। और डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी वो मैं लिख देता हूँ मई 2024 to 2। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख देनी है। तो प्लेस ऑफ बर्थ वो भी आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपने जैसे मैं लाहौर में पैदा हुआ तो मैंने यहाँ पे लाहौर लिख देना है। ठीक है, तो रिलीजन, तो रिलीजन यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अहमदिया, हिंदुइज्म, और पारसी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, और चाइनीज फोक, अफ्रीकन एथनिक, यूनिज्म, जो भी है यहाँ पे हम जो है वो इस्लाम उसको लिख देते हैं। और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, किस कंट्री में आप जो है वो रह रहे हैं, तो वो भी आपका जर्मनी ही आएगा, क्योंकि जिस कंट्री में आप बॉर्न हुए हैं प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसी कंट्री की ही रेजिडेंस आएगी। ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव हो आपको, जब आप यहाँ पे इस कंट्री में अगर कोई बेबी पैदा होता है तो आपको उसी वक्त बता देते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है। नेटिव लैंग्वेज जो है वो हम उर्दू भी लिख देते हैं, और जर्मन डॉइच, तो ये जो है लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसने फिर कहा है इनवैलिड कैरेक्टर्स इन नेटिव लैंग्वेजेस, ओके, उर्दू एंड डॉइच अगर लिखते हैं तो ओके। सो नाउ इट हैज बीन सिलेक्टेड।
तो एजुकेशन के ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो एजुकेशन में इलिटरेट, बिलो प्राइमरी, मिडिल एंड डिप्लोमा, यहाँ पे मैं देखूँगा अदर या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे एजुकेशन के अंदर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि बेटी अभी मेरी सिर्फ 3 महीने की है, तो उस वजह से इट डज़न्ट मैटर। तो यहाँ पे इन्होंने एज़ सच ये कोई रेड मार्क भी इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ कि मैं एजुकेशन को जो है वो एग्ज़ैक्टली लिखूँ। तो लीगल स्टेटस एट करंट लोकेशन, तो उसमें सिटीज़नशिप है, परमानेंट रेज़िडेंस है, विज़िटर है, तो मैं सिटीज़नशिप की बात करूँगा कि सिटीज़नशिप है मेरी बेटी के पास जर्मन की। और जेंडर में मैं फीमेल यहाँ पे लिख दूँगा, और जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल डेफ़िनेटली। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए जो है वो आप अपना एड्रेस जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे टाउन, और उसके बाद एड्रेस लाइन 2, और यहाँ पे आप अपना पोस्ट कोड भी लिख सकते हैं। कंट्री यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अपना जर्मनी। तो एड्रेस लाइन 2 के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, आपने एड्रेस और टाउन और हाउ लॉन्ग हैव यू स्टेड एट दिस एड्रेस, तो आप इस एड्रेस पे कितने साल से हैं। मैं तकरीबन 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तकरीबन 8 साल से कह रहे, 7 years 12 months तकरीबन, 17 नहीं, 7 years and नो सॉरी, मेरी बेटी अभी पैदा हुई है तो मैं बेसिकली अपना हिसाब लगा रहा था, सॉरी टू से दैट। ठीक है, मेरी बेटी है वो जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 2.5 months। सो 0 years एंड मंथ्स के अंदर मैं लिखूँ तो यहाँ पे आएगा 2.5, 2, oh, num lock is off, okay, num lock is on, yeah, 1 0, 2.5, 5 या 3 लिख देते हैं, ओके, 3 months। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस जो है वो मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ पे, libran_engineer@yahoo.com। लैंडलाइन नंबर जो है वो मैं जर्मनी का ही दूंगा, 49। और जो मोबाइल नंबर है वो भी मैं जर्मनी का ही दूंगा कि इन केस इफ दे वांट टू कांटेक्ट मी दे कैन। सो ओके, तो मोबाइल नंबर भी जो है वो मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है। उसके बाद है प्रेजेंट नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंट नेशनैलिटी जर्मनी है, एक्वायर्ड बाय बर्थ। डू यू हैव अनदर नेशनैलिटी? नो। तो यहाँ पे ये इस प्रोसेस को आपको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि ये जब सेकंड प्रोसेस आपने कंप्लीट देखा होगा तो ऊपर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस जो है वो $100 नज़र आ जाएगी कि आपकी जो ई वीज़ा की जो फ़ी है वो है $100, ठीक है। और यही अगर आप 3 मंथ्स के लिए अप्लाई करें, जैसा कि मैंने आपको ये एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर बताया था कि फैमिली विजिट की जगह अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा प्रायर टू अराइवल कर देंगे ना, तो आपकी ये फीस हो जाएगी 0। वो सिर्फ 3 मंथ्स के लिए है। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि सजेशन बेटर यही है कि अगर आप 5 साल का वीज़ा अगर आप लगवा लें तो $100 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स गुड। तो खैर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सो वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। सो फैमिली इंफॉर्मेशन, फुल नेम, नेशनैलिटी, रिलेशनशिप टू यू, सन, डॉटर, मदर, फादर। ओके, ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले फिर अपना नाम लिख देता हूँ, फादर। ठीक है, साकिब अहमद। नेशनैलिटी है मेरे पास जर्मनी की नेशनैलिटी है, मैं यहाँ पे जर्मन लिख देता हूँ। रिलेशनशिप टू यू, इट्स माय फादर, यानी कि मैं अपनी बेटी की तरफ से ये फिलअप कर रहा हूँ तो मैं जाहिर बात है। फादर, यू आर ट्रैवलिंग विद यू? यस ऑफ कोर्स, वो मेरे साथ ही ट्रैवल करेगी। तो मेरा जो पासपोर्ट नंबर है वो देखना पड़ेगा। पासपोर्ट नंबर, उसके लिए गाइस वेट करना पड़ेगा, मुझे अपने पासपोर्ट को ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर आप 2 सेकंड के लिए वेट करें, मैं अपना पासपोर्ट लेकर आता हूँ और फिर आपको जो है वो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख के ही, बल्कि इतना ज़रूरी नहीं है आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा चाहिए रेड कलर का मैंडेटरी साइन नहीं आया हुआ। ठीक है, प्रीवियस नेशनैलिटी मेरे पास पाकिस्तान की थी, इट्स ओके। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, सो डेट ऑफ बर्थ that's gonna be 6th of October. Country of birth is also Pakistan.
एड्रेस इतना ज़रूरी नहीं है। सो ऐड मेंबर के ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो एक और मेंबर जो है वो ऐड कर देते हैं, वो है इसकी मदर। इनके पास भी नेशनैलिटी जो है वो अभी पाकिस्तान की है। रिलेशनशिप टू यू मदर और आर ट्रैवलिंग विद यू, सो आई वुड लाइक टू से यस डेफिनेटली। पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस नेशनैलिटी पाकिस्तान की ही थी। डेट ऑफ बर्थ जो है ओके 97, where is the year 97, I'm gonna say November. सो कंट्री ऑफ बर्थ जो है डेफिनेटली वो पाकिस्तान ही होगा, और एड्रेस इतना ज़रूरी जो है वो नहीं है। तो ऐड मेंबर जो है वो उसको मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें नीचे साकिब अहमद एज अ फादर, यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया है, और अदीबा अहमद एज अ मदर यहाँ पे भी इसको मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप को सेव कर लूँगा। तो जब आप सेव कर लेंगे तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। ऊपर जाएंगे, आपका पहला स्टेप एप्लीकेशन इन्फो ये कंप्लीट हो गया है। आपका सेकंड स्टेप पर्सनल इन्फो ये भी कंप्लीट हो गया है, और थर्ड स्टेप आपका फैमिली इन्फो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। सो द फोर्थ वन इज द फाइनेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फाइनेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पर्सनल सर्कमस्टांसेस, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, स्टूडेंट, सपोर्टेड बाय फैमिली मेंबर और अदर्स। तो जैसा कि मेरी बेटी अभी जो है वो 3 महीने की है, तो उसको मैं अनएम्प्लॉयड ही लिखूंगा, या तो मैं अदर पे जाके जो है वो किड लिख सकता हूँ, या बेबी लिख सकता हूँ, या अनएम्प्लॉयड, इट्स ओके, या मैं अनएम्प्लॉयड ही लिखूंगा इसको। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो वो आपका जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, आप किस तरह से मिलिट्री में आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या एज अ सिविलियन आप एम्प्लॉयड हैं, या एज अ सिक्योरिटी या लॉ एनफोर्समेंट में जो है वो उसकी है। ज्वाइनिंग डेट मांगेगा आपसे, ऑक्यूपेशन, कंपनी एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें आपने जो है वो फिलअप करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लिखूंगा तो वो मेरे से सारी ऑप्शंस जो है वो नहीं पूछेगा। तो वो पूछ रहा है कि डू यू हैव अ बैंक अकाउंट पाकिस्तान, तो मैं कहूँगा नहीं। तो मैं इसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट नहीं करूँगा, तो आई विल सिंपली गो टू द सेव ऑप्शन। तो सेव ऑप्शन के बाद जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने सारी ऑप्शंस जो है वो मेरी नो ही आएंगी, लेकिन आपने देख लेना है हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री इन द पास्ट 3 ईयर्स, कि आपने पिछले 3 सालों में जो है वो पाकिस्तान किसी भी कंट्री के अंदर ट्रैवल किया है। इट कैन बी यूरोप का कोई भी कंट्री हो सकता है, अमेरिका, कनाडा, किसी भी दुनिया में कहीं पे भी। अगर आप यस पे करेंगे तो वो आपसे पूरी डिटेल मांगेगा कि आप किस कंट्री में गए थे, पर्पस क्या था, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन कितनी देर वहाँ पे रहे थे, और डेट ऑफ विजिट। तो मैं यहाँ पे नो करूँगा क्योंकि मेरा कोई विजिट नहीं है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा ऑफ एनी कंट्री, अगर आपका पहले किसी कंट्री के लिए वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो वो आपने येस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि उसका रेफरेंस नंबर क्या था, वीज़े की जो है वो रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या थी, कंट्री एंड डेट। खैर इसको भी मैं नो ही सिलेक्ट करूँगा। थर्ड, हैव यू बीन ग्रांटेड पाकिस्तानी वीज़ा बिफोर, अगर आपको पहले पाकिस्तानी वीज़ा मिला हुआ है तो वीज़ा नंबर और डेट ऑफ विजिट, पर्पस, ड्यूरेशन, वीज़ा टाइप, सिटी एंड प्लेस ऑफ इशू। अगर आप यहाँ पे वीज़ा नंबर भी लिख देंगे और बाकी की इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर देंगे तो आपका वीज़ा शायद विद इन 3 to 4 डेज़ के अंदर आ जाए, क्योंकि उनके पास पहले से ही पूरी डिटेल्स आपकी मौजूद होंगी। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, एज मैं एज अ फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो उसको अप्लाई कर रहा हूँ। Have you been convicted of any criminal offense, including driving offenses in Pakistan and any other country at any time? No. आपने कोई क्राइम, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया, तो इसलिए आप इसके ऊपर नो पे क्लिक करके इसको सेव की ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो वो आपसे ओके। सो उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डू यू इंटेंड टू विजिट आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द स्टे ऑफ योर पाकिस्तान। आपने लिखना है नो, सिंपल। तो आपने सिंपल इसको नो के ऊपर लिखना है, और उसके बाद स्टे डिटेल्स, आपने जहाँ पर स्टे करना है उसकी जगह पे जो है, वेट अ सेकंड, वहाँ की डिटेल्स जो है वो आपने लिख देनी है। सो आपने रेंटेड लिया हुआ है, होटल है, पर्सनल है या ऑफिशियल है। तो मैं यहाँ पे पर्सनल लिखूंगा क्योंकि हमारे वहाँ पे पर्सनल रिलेटिव्स हैं। पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट नंबर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। सिटीजनशिप नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ साइड पे। तो
ये है। और एड्रेस आपने मस्ट देना है ताकि उनको पता हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक एड्रेस दे देता हूँ, हाउस नंबर 13B। तो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस जो है वो गार्डन जी और दिल गार्डन गार्डन हो गया। ओके जी, ठीक है। तो प्रोविंस प्रोविंस आपने देखना, आज़ाद कश्मीर, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब। कॉन्टैक्ट नंबर, आपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो दे देना जो आपका जो है यूज़ में हो, जिससे वो आपसे पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट नंबर ही दूंगा। तो मैं अपने जो है वो भांजे का जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा, ताकि अगर वो कोई फ़ोन वगैरह करते हैं या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो मेरे भांजे को जो है वो कॉल कर सकते हैं। +92 300 04622 8। अच्छा, 92 नहीं लिखना था, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बंद कर देते हैं। 0300044622 8। तो +929 लिखे तो बेहतर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अटक, बावलपुर, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, लाहौर, ठीक है जी, लाहौर लिख देते हैं। यहाँ पे लाहौर आ गया। स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, इज योर ट्रिप स्पॉन्सर? नो, क्योंकि मैं खुद ही जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर करूंगा, अपनी फैमिली को, तो इट्स नॉट स्पॉन्सर। फ्रेंड या रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, यस। तो रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो मैं फुल नेम में अपने भांजे का नाम लिख देता हूँ, फिराज अहमद। एड्रेस, सो इजी बनाने के लिए काम करते हैं, ये तो काम खराब हो गया सारा। कंट्रोल C करना था, मैंने कंट्रोल X कर दिया, कोई बात नहीं। कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देते हैं। नेशनैलिटी मेरे भांजे के पास जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी है। रिलेशनशिप, सन, डॉटर, स्पाउस, मदर, फादर, फ्रेंड, गार्डियन, ब्रदर, सिस्टर, कजन। कजन भांजे को इंग्लिश में क्या कहेंगे यार, कजन ही बना देते हैं। गार्डियन भी नहीं कह सकते, फ्रेंड भी नहीं कह सकते, कजन ही कह लेते हैं। चलो कजन कह लेते हैं। ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं, ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। मैं अपना दूसरा लिख देता हूँ यार, ईमेल एड्रेस मैं अपना ही लिख देता हूँ, इट्स ओके। टेलीफोन नंबर वही मैं अपने पांचे का लिख देता हूँ, 044622 8। और उसके बाद ऐड फ्रेंड करूंगा तो नीचे उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, फिराज अहमद ये एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट वाले पाकिस्तान, नो, इसको भी मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना गाइस, आप देखें सबसे ऊपर हमने 1 2 3 4 5 6, वी आर डन विद द 6 स्टेप्स। बस हमने डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू और पेमेंट के ऑप्शंस के ऊपर जाना। तो उससे पहले मैं आपको वैसे एक चीज़ दिखा देता हूँ, बल्कि दिखानी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सबसे पहले चलें इनकी चीज़ों के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने चीज़ें मांगी हुई हैं, ओरिजिनल कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि फिर अदर पासपोर्ट और फोटोग्राफ के अंदर ओरिजिन कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके और चूज करता हूँ कि मेरे पास जस्ट वेट अ सेकंड, गाइस। तो गाइस मैं बेसिकली जो है इस वक्त, क्योंकि मैं ये लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स वो सारे पड़े हुए हैं मेरे कंप्यूटर में। और आपको सिर्फ 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको मैं कॉपी कर लूँ अपनी हार्ड ड्राइव में, ताकि कोई भी
प्रॉब्लम जो है वो न्यू फोल्डर के नाम से बना लेते हैं। चलें, आप लोगों के लिए समझने में तरह थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, बस अब 2 मिनट दें मुझे, क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, और आई थिंक सो वो डॉक्यूमेंट्स कॉपी हो भी गए हैं। और मैं अब यूएसबी लगा रहा हूँ अपने लैपटॉप के साथ, और अब देखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कॉपी हुए हैं कि नहीं। तो आई एम डन विद डूइंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है उसको लगाया है न्यू फोल्डर के नाम से। तो ओके, जो passport की फोटो, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट्स हैपन। सो यहाँ पे जब मैंने लिखा है आइडेंटिटी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा सबसे पहले। तो चूज़ करने के बाद मैं न्यू वॉल्यूम, और न्यू वॉल्यूम में जाऊँगा न्यू फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पे मैं हाउस वाइज यानी कि आइडेंटिटी कार्ड फ्रंट साइड, ये मैं यहाँ पे रख के इसको अपलोड कर दूंगा। आपने बारी बारी जितने भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करते जाना है। चूज़ करूँगा और बैक साइड चूज़ करूँगा इसकी, और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और सेकेंडली मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर अदर्स के अंदर ये आ रहा है तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फिर चूज़ के ऊपर जाऊँगा और बैक में जाके देखूँगा कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट Geburtsurkunde यहाँ पे बोलते हैं जर्मन के अंदर। तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे मैं इसको ओपन करके, वो यहाँ पे 127 KB की फाइल आ गई, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली उसके बाद आपने आना है अदर्स के ऊपर। ठीक है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो बाद में आपको तकरीबन 1 वीक के बाद जो है वो आपसे कहेंगे कि आप फादर के भी और मदर के भी जो है वो आईडी कार्ड या पासपोर्ट एंड ऑल दैट, इस तरह की जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करें। तो बेहतर यही है कि आप पहले उनको प्रोवाइड कर दें, कि ताकि बाद में जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। तो मैं वो पहले ही प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चूज़ की ऑप्शन के ऊपर जो है वो जाऊँगा, और पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके ऊपर आईडी कार्ड के ऊपर जाऊंगा। साकिब आईडी कार्ड, मैं अपना आईडी कार्ड का फ्रंट पिक्चर वो मैं इसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। और सेकेंडली मैं चूज़ ऑप्शंस पे जाके आईडी कार्ड की जो सेकेंडली बैक पिक्चर है उसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे आप देख सकेंगे जिस जिस तरह से मैं चीज़ें जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, वैसे वैसे वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और फिर दोबारा अदर ही ऑप्शन रहने दूंगा, और अब मैं जो है वो अपना चूज़ करूँगा पासपोर्ट। तो यहाँ पे मैं अपनी पासपोर्ट की साइड 1 चूज़ कर लूँगा, और उसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा इसको। और चूज़ करने के बाद मैं पासपोर्ट की साइड 2 जो है वो उसको सिलेक्ट करूँगा, और उसको भी मैं अपलोड यहाँ से कर दूँगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फैमिली में मदर की तरफ। तो हम उधर से भी ऑप्शंस ले लेते हैं। तो वो है हमारे पास आदिबा का जो आईडी कार्ड है, उसकी जो फ्रंट कार्ड है वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आप जितने भी देखें सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे जो है वो आ रहे हैं, और फिर दोबारा चूज़ करके आईडी कार्ड की बैक साइड जो है वो आप चूज़ करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप इसी तरह पासपोर्ट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको आप अपलोड कर देंगे, और सेम इसी तरह पासपोर्ट की जो साइड 1 है उसको भी आप सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप देखें कि मेरी जैसे वाइफ के पास जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो मैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड को भी अपलोड कर दूंगा, ताकि वो बाद में मेरे से ना मांगे, पहली दफ़ा ही उनको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाएं। आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक कॉपी जो है वो भी आप साथ लगा दें ताकि उनको पता हो। और इसी तरह मैं देखता हूँ कि शायद मेरे पास जो पीओसी बना हुआ है, तो मैं अगर अपना अटैच कर सकता हुआ तो मैं भी अपना पीओसी को अटैच कर दूंगा। जैसे कि देखें पीओसी फ्रंट साइड एंड पीओसी बैक साइड। सो पीओसी मैं अपनी फ्रंट साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स एक्सीडेड, ओके ठीक है जी, मैक्सिमम हम 10 फाइल्स ही अचीव कर सकते हैं एट अ टाइम पे। ये भी मुझे नहीं पता था, ये आज ही पता चला। इट्स ओके, दैट्स गुड। ठीक है, यानी कि तकरीबन ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इसमें लगा दी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेव की ऑप्शन के ऊपर जाना है,
और यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ओके, सबसे पहले पिक्चर लगानी थी। ओके, तो इसमें से हम एक काम करते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास 8 डॉक्यूमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना इसको रिमूव कर देते हैं ना, ठीक है। और एक ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसमें फिर ये होगा कि हमारे पास 8 डॉक्यूमेंट्स होंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर सकते हैं। तो चूज़ करना है हमने सबसे पहले, अब यहाँ पे ऑप्शन में आके फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में अगर आप चूज़ करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक फोटोग्राफ लेके रखी हुई है, पिक्चर्स, पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट्स नहीं, फिर होम साकिब अहमद हानिया, ओके। पिक्चर्स के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाली पिक्चर लूँ लेकिन उनको बैक वाइट ग्राउंड में चाहिए, तो फिर ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, उस पिक्चर को हम, आप वेबसाइट खोलें remove.bg, जिससे आप बैकग्राउंड जो है वो पिक्चर्स का रिमूव कर सकते हैं। पिक्चर यहाँ पे सिंपली अपलोड करें अपनी, और पिक्चर को बैकग्राउंड पे कमांड दे दें कि रिमूव बैकग्राउंड, के कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, तो इसको आप सिंपली डन, और इसको डाउनलोड एचडी के अंदर ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक है जी। गाइस, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो है वो आपको बता रहा था कि यहाँ से आपने पिक्चर जो है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप डाउनलोड कर लें यहाँ पे, तो आप फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हानिया अहमद पासपोर्ट पिक्चर। तो यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, एंड नाउ वी विल गो बैक टू पाक वीज़ा जो हमारी एप्लीकेशन है, और वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ कि मैंने यहाँ पे हानिया अहमद की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा है 221 KB, लेकिन आपकी पिक्चर 60 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 60 KB से ज़्यादा होगी तो वो पिक्चर आपकी जो है वो अपलोड नहीं करेगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं अपलोड, तो वो एरर दे देगा यहाँ पे। तो जैसे कि उसने कहा कि नॉट अ वैलिड JPEG इमेज फाइल, ठीक है। और जैसा कि मैं यहाँ से कहता हूँ, ठीक है, JPEG टू PNG टू JPEG, PNG टू JPEG, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करे ये, और कन्वर्ट करे इस वाली पिक्चर को JPEG में कन्वर्ट कर दे। उसने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डाउनलोड करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और यहाँ पे इसको JPG कर देते हैं ताकि हमें पता हो। तो अब आप देखेंगे पिक्चर का जो साइज़ है, पहले 210 समथिंग एल्स KBs का था, लेकिन अगर हम चूज़ करेंगे और इसका साइज़ जो है वो 28 KB में आ चुका है, तो उसको अपलोड जो है वो हम कर देंगे। तो यहाँ पे उसने कहा है कि अनएबल, एक मिनट, सो अनएबल टू डिटेक्ट फेस, ये आपका 2-3 दफ़ा एरर जो है वो आपको ज़रूर देगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छी रेजोल्यूशन में पिक्चर लेके, और पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके आपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, तो आपने remove.bg की जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके उसको दोबारा से अपलोड कर देना है पिक्चर को। तो मैंने जैसे कि अभी रिसेंटली एक तस्वीर जो है वो अपलोड कर दी है, तो मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे कि वो इनकी डायमेंशंस जो है वो 350 मल्टीप्लाई बाय 467 पिक्सल्स की इनकी डायमेंशंस होती हैं। ये ऊपर मेंशन भी की हुई है, 350 एंड 467 पिक्सल्स की डायमेंशन आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, यानी कि इससे ग्रेटर, द डायमेंशंस ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी ग्रेटर देन 350 एंड 467। खैर एनीवेज, जो पिक्चर मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट की है वो मैंने इस यानी कि वाइट बैकग्राउंड के साथ इन डायमेंशंस को सेट करके रखी है पिक्चर को, और इसको मैं जो है यहाँ पे ओपन अगर कर दूँ तो ये 28 KB की टोटल जो है वो पिक्चर जो है वो बनी है। और यहाँ पे इस पिक्चर को मैं अगर आपके सामने अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पे इस पिक्चर में जो है वो कोई एरर नहीं आएगा। तो एज यू कैन सी कि Info1221 इज अपलोडेड एज, क्योंकि मेरे पिक्चर का नाम जो है वो 1221 जो है वो सेव किया हुआ था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पासपोर्ट, ऑर्डिनरी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट
और अदर्स में जो है वो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया है और फ़ोटोग्राफ। ये 3 चीज़ें इनको रिक्वायर्ड थी और ये 3 चीज़ें ही मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स की इजाज़त होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि जब आप जमा करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन, तो आपको काफ़ी 4 टू 5 डेज़ के बाद जो है वो आपको एक ईमेल मौसूल होगी, जो है वो पाकवीज़ा.com की तरफ से, तो जिसमें उन्होंने जो है वो सारा बताया होगा कि आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ई वीज़ा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर इन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट जो है वो माँगा था मेरे से, और वो डॉक्यूमेंट जो था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपलोड अ साइंड अथॉरिटी लेटर। तो जो पेरेंट्स का जो साइंड अथॉरिटी लेटर है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? इट्स वेरी इजी, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डिटेल्स डाल दूंगा। तो वो आप, ये इन्होंने लिंक दिया हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करें और एक न्यू पेज पे जाके अगर आप उसको पेस्ट करके ओपन करेंगे तो ये आपके सामने एक पेरेंट्स अथॉरिटी लेटर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल लेटर है। सिर्फ यहाँ पे आपने अपने बच्चे का नाम लिखना है और फादर नेम और मदर नेम सिग्नेचर करने हैं। जैसे कि मैंने ये फिल अप कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फिल कैसे किया है। और यहाँ पे सिर्फ जैसे मैं अपनी बेटी का नाम हानिया अहमद लिखूंगा और यहाँ पे फादर के सिग्नेचर और मदर के सिग्नेचर। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है वो अपनी ईमेल्स के ऊपर जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी दूसरी ईमेल्स से जो है वो सेंड किया है अपने आप को। और प्रीव्यू के ऊपर ये देखें, और यहाँ पे मैं डाउनलोड के बटन बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको भी मैं डेस्कटॉप पे फ़िलहाल अभी सेव कर लेता हूँ। PAL मीन्स से पेरेंट्स अथॉरिटी लेटर। तो इसको मैंने सेव कर लिया है और आपके सामने मैं ओपन करता हूँ। सो सेम वही लेटर है, हानिया अहमद जो है वो नाम, और फादर के नेम और सिग्नेचर, मदर के नेम और सिग्नेचर। सिंपल, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाना है चूज़, नहीं चूज़ के ऊपर नहीं, चूज़ से पहले ऊपर आपने अदर की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, चूज़, और यहाँ पे पेरेंट्स अथॉरिटी लेटर, ओके, एंड देन चूज़ पेरेंट्स अथॉरिटी लेटर। और उसके बाद ये 15.9 KB का लेटर है और अपलोड कर देना आपने। और ये लेटर आपका अदर्स में सबसे नीचे आ गया और इस एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे सेव कर देना है। सो एवरीथिंग इज कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे देखें, फ्रॉम स्टार्ट टिल येट जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं वो सारी की सारी इसमें जो है वो डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। और जो लास्ट स्टेप है हमारा, जो लास्ट स्टेप, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो वो कह रहा है कि टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव इन्फॉर्मेशन गिविंग इज एप्लीकेशन इज करेक्ट, कि मैं कहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो लास्ट प्रोसेस है वो प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताएगा कि वी हैव नो रिफंड पॉलिसी एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपने बहुत ही ध्यान से गौर व फिक्र से अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। तो मैं कहूँगा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो फंड। $100 मैंने जो वो पे करने हैं, तो यूरोज़ में तकरीबन 93-92 यूरोज़ बनेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी इसको क्लिक करना था, आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। सो यहाँ पे अब मैं सारी अपनी जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है उसको मैं ऐड करूँगा और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे जो है वो करके तो आपको फिर दिखाता हूँ भी मैं। यहाँ पे ऐसे अमाउंट आप देख सकते हैं, $100 की जो है वो अमाउंट वो लिखी हुई है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और आपका घर का एड्रेस, सिटी, आपका मोबाइल नंबर। मैं जर्मनी में हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा +49, और कंट्री जर्मनी, स्टेट जो मेरी बनेगी पोस्टल कोड। और उसके बाद आपने इस पेमेंट को जो है वो नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वो आपकी पेमेंट को अप्रूव कर देगा। और जैसे ही आपकी पेमेंट अप्रूव होगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रेडी है और उनके पास ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। सो गाइज, दैट वाज द स्टेप कि किस तरह से आपने जो है वो स्टार्टिंग से वीज़ा अप्लाई करना है ई वीज़ा के लिए, पाकिस्तान के लिए। और आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है और घर बैठे हुए आप बहुत ही ईजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने ई वीज़े के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी।
और आई होप सो कि आप लोग काफ़ी जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा भी हासिल करेंगे। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि पेमेंट जो है वो सारी डिटेल्स लिखने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको इस तरह का जो है वो पॉपअप हो जाएगी स्क्रीन, जिसमें आपने लिखा होगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी कंप्लीट हैं, बिलिंग डिटेल्स आपने कंप्लीट दे दी हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आर ओके एंड पेमेंट रिसीट इज एवरीथिंग फाइन। आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, आपकी फीस यहाँ पे लिखी होगी और यहाँ पे सबसे बड़ी बात लिखी होगी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो ये चीज़ है। अगर आपने कोई चीज़ इनको लिखनी है तो यहाँ पे आप रिव्यू भी लिख के जो है वो इनको जो है वो लिख सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपने जो एप्लीकेशन इनके पास सबमिट की है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन जो है वो इन प्रोसेस के अंदर आएगी। तो इन प्रोसेस में आप देखेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है ये इस आईडी की यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपकी ये पूरी जो आपने एप्लीकेशन जो है वो उनको दी होगी, वो सारी की सारी एप्लीकेशन की डिटेल्स आपके सामने जो है वो टोटली यहाँ पे आ जाएँगी। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा है बताया है, आप उसी तरह से जो है वो उस चीज़ को फ़ॉलो करें। तो इंशाअल्लाह ताला विदिन 2 वीक्स के अंदर-अंदर या 1 वीक में आपका जो है वो वीज़ा ई-वीज़ा जो है वो आ जाएगा। तो पेमेंट सबसे एंड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी पेमेंट अमाउंट है स्टेटस इट्स पेड और एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन ऑन माय साइड। और अब इंशाअल्लाह ताला वी विल वेट फॉर द वीज़ा और जब वीज़ा आएगा तब मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो है वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको दे दूँगा। और अगर आप ईमेल्स में जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी ईमेल्स आ जाएँगी कि यहाँ पे कि आपने अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन है वो आपने करवा दी है। और आपने दूसरी ईमेल अगर आप देखें तो आपको ये भी आ जाएगा कि आपने जो फ़ीस पे की है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। और इस तरह से जो है आपने अपने ईमेल्स को जो है वो रेगुलर चेक करते रहना है। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। और किसी भी व्यूअर का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मेरे से बिला झिझक जो है वो पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो मैं उनको जो है वो कोशिश करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो उसका आंसर कर दूँ। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय बाय।